हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और हम आज पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की भूगोल, जो कि न्यू कोर्स पर आधारित है। इसमें हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं भूगोल एक विषय के रूप में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम पहले पढ़ेंगे, इस अध्याय में हम भूगोल को एक विषय के रूप में पढ़ने वाले हैं और हम ये जानेंगे कि भूगोल का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया। इसमें हम जानेंगे कि भूगोल की कितनी शाखाएं हैं और इन सब टॉपिकों के बारे में हम इस अध्याय के अंदर चर्चा करने वाले हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम पहला टॉपिक ले लेते हैं भूगोल। भूगोल शब्द का अर्थ है, यह ग्रीक भाषा के दो मूल शब्दों जियो प्लस ग्राफोस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, ग्राफोस का अर्थ होता है वर्णन। और भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एक ग्रीक विद्वान इरेस्थोनीज ने किया था। और ये इरेस्थोनीज और भौतिक भूगोल और प्राकृतिक विज्ञान, भौतिक भूगोल का प्राकृतिक भूगोल से प्रत्येक संबंध है। भौतिक भूगोल की सभी शाखाएं प्राकृतिक भूगोल के अंतर्गत आती है, जैसे भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्री विज्ञान, मृदा विज्ञान। एक भूगोलवेत्ता को गणित एवं कला में निपुण होना चाहिए, क्योंकि भूगोल में अक्षांश एवं देशांतरों का अध्ययन करना पड़ता है, जिसके लिए गणित का ज्ञान आवश्यक है एवं मानचित्र तैयार करने के लिए कला का ज्ञान होना चाहिए। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं भूगोल की शाखाएं। भूगोल की दो शाखाएं होती है, क्रमबद्ध भूगोल और पारदेशी भूगोल। क्रमबद्ध भूगोल, इस उपागम की खोज जर्मन भूगोलवेत्ता हम्बोल्ट द्वारा की गई थी। और पारदेशी भूगोल की इस उपागम की खोज जर्मन भूगोलवेत्ता रिटर द्वारा की गई थी। और ये दोनों ही विद्वान बहुत ही फेमस है। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं क्रमबद्ध भूगोल। क्रमबद्ध भूगोल में एक विशिष्ट भौगोलिक तत्व का अध्ययन किया जाता है। यह विधि राजनीतिक इकाइयों पर आधारित होती है। यह अध्ययन खोज तथा तथ्यों को पेश करता है। इस अध्ययन में एक घटक जैसे जलवायु के आधार पर अध्ययन किया जाता है। और इसके आगे हम पारदेशी भूगोल को देखेंगे। तो हम देखते हैं पारदेशी भूगोल को। पारदेशिक भूगोल में इसमें किसी एक प्रदेश के सभी भौगोलिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। ये एकाकी रूप प्रस्तुत करती है। ये विधि भौगोलिक इकाइयों पर आधारित होती है। प्रदेशों के सीमांकन को पारदेशीकरण कहा जाता है। और इसी के साथ पारदेशी भूगोल के बाद हम अगला टॉपिक ले लेते हैं, वो है भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल, इसके 4 टाइप हैं, जिसमें भू आकृति विज्ञान, भूपृष्ठ पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के भू लक्षणों जैसे महाद्वीपों, पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदी घाटियों आदि का जननिक अध्ययन है। जलवायु विज्ञान में हम जलवायु तथा इसके संघटक तत्वों का क्रमबद्ध अध्ययन है। वर्षा, तापमान, वायुदाब, पवन, आंधी आदि जलवायु के मुख्य संघटक हैं। जल विज्ञान में महासागरों, नदियों, झीलों, हिमानियों तथा जलवाष्प द्वारा प्रकृति तथा मानव जीवन में जल की भूमिका का अध्ययन है। मृदा भूगोल में इसमें मृदा के निर्माण की प्रक्रिया की व्यवस्था, इसके वितरण का अध्ययन किया जाता है। यह था हमारा भौतिक भूगोल। इसके बाद हम आगे देखते हैं मानव भूगोल। जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल, ये ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि, उसका वितरण, घनत्व, लिंगानुपात, प्रवास एवं व्यावसायिक संरचना आदि का अध्ययन करता है। जबकि अधिवास भूगोल में ग्रामीण तथा नगरीय अधिवासों के विवरण, प्रारूप तथा अन्य विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक भूगोल, ये क्षेत्र को राजनीतिक घटनाओं की दृष्टि से देखता है एवं सीमाओं, निकटस्थ पड़ोसी इकाइयों के मध्य भूविन्यासिक संबंध, निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन एवं चुनाव परिदृश्य का विश्लेषण करता है। साथ ही जनसंख्या के राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए सैद्धांतिक रूपरेखा विकसित करता है। आर्थिक भूगोल, यह मानव की आर्थिक क्रियाओं जैसे कृषि, उद्योग, पर्यटक, व्यापार एवं परिवहन, अवस्थापना, तत्व एवं सीमाओं का अध्ययन है। ऐतिहासिक भूगोल, यह उन ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है जो क्षेत्र को संगठित करती है। प्रत्येक प्रदेश वर्तमान स्थिति में आने के पूर्व ऐतिहासिक अनुभवों से गुजरता है। भौगोलिक तत्वों में भी सामयिक परिवर्तन होते रहते हैं और इसी की व्याख्या ऐतिहासिक भूगोल का ध्येय है। तो ये था हमारा मानव भूगोल। इसके आगे हम इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर कीजिए।